Okay, we started with the chapter staffing yesterday. तो स्टाफिंग में हमने क्या डिस्कस किया था? चूजिंग और रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग a right person at right time and placing him at right position. ओके, तो ये स्टाफिंग का बेसिक काम है. सिलेक्टिंग, रिक्रूटिंग ए राइट पर्सन at right time and placing him at right position, because if an individual is not placed at right position or is appointed or is not appointed at right time, his utility will not be available to the organization for improving productivity. तो आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस लेके आनी है, तो आपको राइट टाइम और राइट पोजीशन पे एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट या रिक्रूट करके प्लेस करना जरूरी है. देन ओनली ही विल गेट द वर्क डन. ओके, वट एवर द वर्क यू वांट टू get done from an individual, he will be performing that activities for the organization only when you are recruiting right type of individual and placing him at right position at right time. right type of individual, right position और टाइमिंग भी आपकी राइट होनी चाहिए, तभी आप उससे एफिशिएंटली काम करवा सकते हो और आप अपनी इफेक्टिवनेस इंप्रूव कर सकते हो या एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो. ओके, और स्टाफिंग बेसिकली आपके पास स्टाफिंग का काम सिर्फ एक नहीं है कि आपने टू फिल द वैकेंसीज. फिलिंग अप द वैकेंसीज is not the only work. Vacancies is not the only work of staffing. तो फिर क्या काम है स्टाफिंग के? स्टाफिंग के बाकी काम क्या हैं? जैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तो एक मेजर काम है. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तो एक मेजर काम है. दूसरा काम क्या है उसका? ट्रेनिंग देना. तीसरा काम क्या है? डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलग अलग दो एस्पेक्ट्स हैं. और चौथा काम क्या है? टू मेंटेन एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, बाय listening to their grievances, okay, and providing them
एमिकेबल सॉल्यूशन। ओके, तो एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं अगर आप प्रोवाइड करोगे तो वो एम्प्लॉयज आपको छोड़ छोड़ के जाएंगे। ओके, आप उनकी सैलरी को इम्प्रूव करोगे, आप उनके वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करोगे, आप उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, तभी एम्प्लॉयज आपके पास मेंटेन्ड रहेंगे। अदरवाइज वो एम्प्लॉयज आपको छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाने चलने लगेंगे। तो ये स्टाफिंग का अनदर इम्पॉर्टेंट टास्क है। सिर्फ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन ही नहीं है, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करना और उनको हेल्प आउट करना, एमिकेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये सारा काम किसका है? स्टाफिंग डिपार्टमेंट का है। हमने कल फिर एक और एस्पेक्ट की थी कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग की। तो इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं बड़े ब्रीफ में। पहली इम्पोर्टेंस थी फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल ढूंढ के, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में जो जो वैकेंसीज हैं वो फिल अप करनी है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि अब नरेश जिंदल सर की जगह किसी और की जो वो वैकेंसी कर गए हैं स्कूल में, एकेडमिक वैकेंसी। ओके, इंसान तो हम बदल नहीं सकते, मगर एकेडमिक वैकेंसी कर गए हैं, नॉलेज की वैकेंसी कर गए हैं, तो वो हमें फिल करनी पड़ेगी एक उतना ही कॉम्पिटेंट या उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय लाकर। ओके, तो ये पहला जॉब है स्टाफिंग का, टू फिल अप द जॉब्स विच आर लाइंग वेकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द कॉम्पिटेंट पीपल। ओके, सेकंड है हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस। Another important job is that staffing need to see that performance of employees is improving on regular basis. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे ये पूछा जाएगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड देन हेल्पिंग देम आउट बाय सॉर्टिंग आउट दोज प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम्स अगर तो माइनर हैं तो वो तो नॉर्मली आप उनसे बात करके सेटल कर सकते हो, बट अगर वो कोई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, एज ए कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे उनको। ओके, उनको रिफ्रेशर कोर्सेज देंगे, उनको नए नए एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दे कैन यूज दोज टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज टू इम्प्रूव अपॉन द परफॉर्मेंस। तो ये आपके स्टाफिंग का काम है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है स्टाफिंग का सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ओके जी, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टाफिंग आपको सरवाइव करने में हेल्प करता है। राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर बीइंग अपॉइंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मेकिंग सच गुड डिसीजंस, such good strategies and planning that we are surviving in the tough competition which is being faced by us। जैसे टेलीकम्युनिकेशन की कल हमने बात की थी कि 14, मैंने कल बोला था 12, अभी yesterday I was watching some news channel, I got to know there were 14 companies, और 14 कंपनीज से चलते चलते आज हम 2.5 कंपनीज पे रह गए हैं, रिलायंस, एयरटेल एंड जो वोडाफोन आइडिया, वो आधी कंपनी है, उसको 70,000 करोड़ रुपए चाहिए उसको सरवाइव करने के लिए, वोडाफोन आइडिया को। ओके, तो बीएसएनएल आपकी खत्म हो गई। तो ये कौन सरवाइव करवाता है? ये स्टाफिंग फंक्शन सरवाइव करवाता है कि आप अपने कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को मेंटेन करते हो, उनसे अपना काम अच्छे से अच्छे करवाते हो। ओके, उससे हम प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं एंड वी सर्वाइव, एंड आफ्टर सर्वाइवल we then start earning profits which helps in the growth of the organization, not only the organization but also the employees who are working in the organization।
तो ये सबके सर्वाइवल और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके, बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग। फिर आपके पास नेक्स्ट एस्पेक्ट हमने जो अंडरस्टैंड किया था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इनका काम क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स जो आपके पास है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उसको वैसी ऐसी, अब मान लीजिए एक डॉक्टर है जो एनेस्थीसिया का है, उसको कह दिया कि तू जाके पोस्टमार्टम कर, उसका काम ही नहीं है, वो एमबीबीएस का काम है। मगर आप कह रहे हो कि नहीं तू जाके कर, तो आपने क्या किया, मिस यूज किया उसको, उसकी यूटिलाइजेशन, उसको तो यूज करना है आपने, उसको ट्रेनिंग देनी है कि आईसीयू हैंडल कर, वेंटिलेटर्स हैंडल कर, ओके, एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल कर। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसे किसी और काम में लगा दोगे, सर्जरी वाले को किसी और काम में लगा दोगे, मेडिसिन वाले को किसी और काम में लगा दोगे, तो उसका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगा, and he will be rendered useless for the organization. And that is where the staffing comes into existence, that it places right type of person with the right type of training and knowledge at right position, so that he can give his best to the organization towards improving the productivity and competency of the organization. तो ये आपके पास स्टाफिंग का काम है, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग दी ह्यूमन रिसोर्स टू दी ऑप्टिमम लेवल। फिर है आपके पास इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। तो जॉब सेटिस्फेक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है। अगर आपने अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, आपने उसको राइट जॉब पे प्लेस ही नहीं किया, या आपने उसे चैलेंजिंग जॉब्स नहीं दी, आपके एम्प्लॉय ने एक लेवल कर लिया, आप उसे अगर मोनोटोनस रूटीन जॉब्स दोगे तो वो एक दिन फील करेगा, ओ नो, आई एम नॉट ग्रोइंग ओवर हियर, आई शुड लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड गो ओवर टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मोनोटोनस एस्पेक्ट्स को आपको कंट्रोल करना है, और आपको उनको रेगुलर बेसिस पे चैलेंजिंग जॉब्स देनी है। once they have proved themselves, then they will be given challenging jobs so that they perform those duties also and help the organization grow, okay। तो ये आप तभी कर सकते हो जब स्टाफिंग डिपार्टमेंट वाले उनको प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट दें, जिससे उनको ये लगे कि यस, आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, आई एम बीइंग गिवन चैलेंजिंग जॉब्स, माय ग्रोथ इज हैपनिंग, माय प्रोडक्टिविटी इज इम्प्रूविंग। तो वो उसका मोरल भी इम्प्रूव्ड रहेगा और उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलती रहेगी। तो ये तो कुछ एस्पेक्ट्स हमने स्टडी किए थे उसमें स्टाफिंग के कल। ओके, अब हम चलते हैं कि हमने कल एक और टॉपिक डिस्कस किया था, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्टाफिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स, हाँ जी गौरव बोलो। सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में सर डिफरेंस क्या है? ट्रेनिंग तो होती है वर्कर्स के लिए, डेवलपमेंट जो होती है वो वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉयज के लिए, जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, उनके लिए तो आप क्या देते हो, डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं उनके लिए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए। ओके सर। वहां पे उनको मैनेजरियल एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं, और यहाँ पे इनको टेक्निकल टूल्स ज्यादा सिखाए जाते हैं लोअर लेवल पे। फाइन। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फर्क है, एचआरएम और स्टाफिंग में क्या फर्क है। स्टाफिंग बेसिकली तो किससे कंसर्न है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, तीन काम है स्टाफिंग के। एचआरएम क्या है, ये वाइडर है, ओके, ये स्मॉल फर्म्स का काम है।
Small firms, all managers are doing it. ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारे छोटी कंपनी में मैनेजर। और ये वाइडर है, अ स्पेशल डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड, स्पेशल डिपार्टमेंट with lot of expertise is being created to handle okay organizational problems। ठीक है जी। अब एचआरएम की जरूरत क्यों पड़ गई बड़ी कंपनी में कि जी सैलरी डिसाइड करनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी सैलरी को बेटर करने की। अब जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो एम्प्लॉयज की कितनी सैलरी काटनी है कितनी नहीं, जैसे टाटा ने कहा वी विल नॉट डिडक्ट एनी सैलरी, रिलायंस ने भी कह दिया वी विल नॉट डिडक्ट एनी सैलरी। ओके, इवन जिनकी डेथ हो रही है कोविड से उनकी पेंशन उन्होंने फिक्स कर दिया है, उनकी फैमिली को पेंशन मिलेगी और एजुकेशन फ्री करवाएंगे और हेल्थ बेनिफिट्स देंगे। तो इस तरीके से इवन इफ एनीवन आउट ऑफ फैमिली वांट्स टू वर्क इन दी फैक्ट्री, टाटा, रिलायंस, अदानी, गोदरेज, तो इन्होंने जिंदल्स, इन्होंने अलाउ कर दिया कि ओके वी विल रिक्रूट यू, वी विल सी वेयर यू कैन वर्क, ओके, और आपको पेंशन मिलेगी, आपको एजुकेशन आपके किड्स की और हेल्थ की बेनिफिट्स। तो ये सारा क्या है, ये एचआरएम सोच रहा है कि क्यों नहीं ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज रिटेन करने हैं और मार्केट में आपको गुडविल मेंटेन करनी है, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स with the help of which people feel proud of your organization and should say that we are having an organization which is having humanitarian aspects also। सिर्फ काम के ऊपर ही नहीं वो हमारे से प्रोडक्टिविटी ले रहे, मगर वो ह्यूमैनिटेरियनली भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो ये कौन सोचता है, ये एचआरएम डिपार्टमेंट है, क्योंकि एचआरएम को पता है कि बाकी एम्प्लॉयज को ये फील होगा ओके वी आर सेफ, वी विल बी टेकन केयर ऑफ, हमारी जॉब्स को कोई छीनने वाला नहीं है, हमारी सैलरीज प्रोटेक्टेड हैं, हमें सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है ये एक एम्प्लॉयज को लॉयल बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, एंड देन दिस लॉयल्टी इज बीइंग, लेगेसी ऑफ लॉयल्टी इज बीइंग पास्ड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो एस्पेक्ट है दैट्स व्हाई एचआरएम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जहां वाइडर एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग सैलरी के क्या सैलरी फिक्स करनी है, लेबर रिलेशन कैसा रखना है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसी होनी चाहिए, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की एक्टिविटीज देखना, करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करना, लीगल केसेस को फाइट करने के लिए ये एचआरएम डिपार्टमेंट, यहाँ लॉयर्स भी होते हैं जो इनमें हेल्प करते हैं। तो ये सारा का सारा स्टाफिंग के इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एचआरएम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है as compared to small organizations। Okay, now we are moving on to the next aspect, that is staffing process। okay, स्टाफिंग प्रोसेस में कि हम स्टाफिंग करने से पहले पहले क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ओके, तो सबसे पहला काम स्टाफिंग प्रोसेस क्या क्या है
कि हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने लोग चाहिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ जी, बताओ। अगर आप किसी एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने की तैयारी कर रहे हो तो आप किन बेसिस पे करोगे? सर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क। हाँ, एक तो एक्सपीरियंस ले लेते हैं, और आपने नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करने तो एटीट्यूड। एटीट्यूड नहीं, वर्कलोड। ठीक है ना? एटीट्यूड तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमें एस्टिमेशन करना है। तो सबसे पहले हम वर्कलोड का एस्टिमेशन करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज हैं और कितना काम है। अगर काम कम है, ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो कुछ को निकालेंगे या उनको काम देंगे। अगर काम ज्यादा है, एम्प्लॉयज कम है, तो हम और एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो वर्कलोड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे आगे आपके पास वर्कफोर्स एनालिसिस। अब यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस है, ये किसका पार्ट है? वर्कफोर्स एनालिसिस। अब जो एटीट्यूड की बात कर रहे हो वो इसका पार्ट है, वर्कफोर्स एनालिसिस का। ओके, कि वर्कफोर्स कैसा है आपका, उसकी क्वालिटी कैसी है। ओके, वर्कफोर्स की, उसके पास नॉलेज कितनी है। फाइन, के डिग्री कैसी है, क्वालिफिकेशन कैसे हैं, स्किल्स कैसे हैं, एक्सपीरियंस कितना है, उसका एटीट्यूड कैसा है काम के प्रति। ओके, फिर आपको ये भी असेस करना है कि कितनी उनमें से मेल हैं, कितने उनमें से फीमेल्स हैं। ओके, फिर आपको ये सारी प्रोफाइलिंग करनी बहुत जरूरी है, लाइक पर्सनालिटी कैरेक्टर्स, एक्सपीरियंस, देन क्वालिफिकेशन, देन स्किल्स। इन सब की आप प्रोफाइलिंग करने के बाद उनको डिवाइड करते हो वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस के बीच में। एंड आफ्टर हैविंग थरो वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लोग हैं वो कैसे हैं, और आपको और कितने लोग चाहिए उनके साथ, सो दैट या उनके ऊपर, सो दैट दे कैन परफॉर्म द वर्क इन ए मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो ये आपके पास क्या है, पहला एस्पेक्ट, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। देन सेकेंड एस्पेक्ट इज रिक्रूटमेंट। अब आपने क्या किया, पहले एस्टिमेट कर लिया, अब आप रिक्रूट करोगे। रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव एक्टिविटी। हम इसे पॉजिटिव एक्टिविटी क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, जो कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लायक हो सकते हैं, जो लोग, उन सब को हम इनवाइट करते हैं टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज विच आर ओपनिंग अप इन दी ऑर्गेनाइजेशन और इन एन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी कहते हैं। कि इसमें हम उसे कहते हैं कि आप अपनी जॉब प्रोफाइल, अपना प्रोफाइलिंग करिए और हमें भेजिए, अपने रेज्यूमेस भेजिए अगेंस्ट द सिचुएशन वेकेंट। एंड आफ्टर लुकिंग इनटू दोज those resumes or CVs, then we try to find out the people who will be able to perform the work for which we are in need of individuals. Okay, तो यहाँ क्या है कि आप क्या करते हो, एक पूल क्रिएट करते हो मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज का। आप ऐसा नहीं करते हो कि हर बारी ऐड देनी शुरू कर देते हो। एक बारी ऐड देते हो, उसमें आपके पास 40, 50, 100, 1000 एप्लीकेशंस आई, आपको सिर्फ 15 लोग चाहिए थे, 20 लोग चाहिए थे, तो आपने 1000 में से मोस्ट प्रोस्पेक्टिव
जो 50 या 100 लोग हैं उनको रिक्रूटमेंट या इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, बाकी को आप वेटिंग लिस्ट में आप उनकी लेटर्स को अपने पास मेंटेन करके रखोगे, विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर टाइम पीरियड। तो ये क्या है कि आप रिक्रूटमेंट में आप एक पॉजिटिव एक्टिविटी करते हो जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर टू फिल अप दोज जॉब वैकेंसीज विच आर लाइंग। अब ये रिक्रूटमेंट दो तरीके से होती है, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट तो फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या है कि आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वहां जाते हो और वहां से लोगों की रिक्रूटमेंट करते हो। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आपके पास जो चॉइसेस हैं वो बड़ी लिमिटेड होती है। कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही स्किल्स होते हैं उनके पास, जिनके बीच में से आपको बंदा चूज करना है। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्स अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड यू कैन यूज ए वाइडर चॉइस टू attract the people who can be the most prospective employees in the organization। तो ये है आपका रिक्रूटमेंट, एंड इट इज कंसिडर्ड एज positive activity which is consisting of two aspects, one is internal, another is external। Okay, internal from within the organization and external outside the organization। तो ये आपके पास important है। फिर आ जाते हैं हम, इसके बाद एक और स्टेप है, दैट इज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्टिविटी। नेगेटिव एक्टिविटी क्यों बोलते हैं सिलेक्शन को, क्योंकि ये जो आपने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी रिक्रूटमेंट में, उनमें से कांट छांट की जाती है कि ये लोग हमारे लायक नहीं हैं, इनको ये एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करो, ये लोग हमारे लायक हैं, इन एप्लीकेशंस को रखो। ओके फाइन, इन एप्लीकेशंस को रखो, और इनमें से जो सबसे अच्छे कैंडिडेट्स हैं पहले उनको बुलाओ, और फिर उसके बाद एवरेज को, फिर जो उससे नीचे हैं उनको बुलाओ। तो मतलब इस तरीके से उनकी सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रूनिंग डाउन करते हैं कि मोस्ट प्रोस्पेक्टिव जो आपने कैंडिडेट्स हैं उनमें से जिन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाई हैं, उन सारी एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस को रख लिया जाता है और बाकी को आप वेटिंग लिस्ट में फेंक देते हो या कुछ को आप ट्रैश बिन में फेंक देते हो, दैट ओके दीज आर नॉट वर्थ टू बी कॉल्ड अप। तो ये जो एस्पेक्ट है इसे हम सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब सिलेक्शन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। ओके, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है, टेस्ट लिए जाते हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इसमें किया जाता है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है, कि आपके बारे में, आप कहीं जाओगे एप्लीकेशन लगाओगे तो वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे, ओके जो बेसिक एक इंटरव्यू होगी, वहां पे आपके बारे में पूछा जाएगा, ओके टेल अस समथिंग अबाउट यू। And when you will start talking about yourself, they will try to assess your confidence, your language skills, your subject aspects, सब्जेक्ट के बारे में नहीं, योर पर्सनल एस्पेक्ट्स, योर पर्सनालिटी इश्यूज, इन सारों को असेस करना शुरू कर देंगे जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल इन किए जाते हो इंटरव्यू के लिए। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में आपकी पर्सनालिटी के बारे में चेकआउट किया जाएगा, आपके पर्सनल वेयर अबाउट्स के बारे में, आपके लैंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में, और आपके पर्सनालिटी इश्यूज के बारे में चेकिंग की जाएगी। तो ये आपकी क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है। तो कुछ लोगों को तो यहीं से हट वापस भेज दिया जाता है कि दे आर नॉट वर्थ टू बी अलाउड टू गो इन द सेकंड राउंड
of tests and various things. So various types of tests are there. Intelligence test is there, then skill tests are there, and various types of tests are being followed these days. तो ये क्या है, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है which they are following. Okay. फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. इज दैट क्लियर व्हाट इज सिलेक्शन? Yes, sir. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या है कि आपने जिन लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अब उनको हम ये देखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी पोजीशन पे प्लेस किया जाना चाहिए या किस जॉब में प्लेस किया जाना चाहिए. ओके. तो एज पर स्किल्स, एज पर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग उसकी प्लेसमेंट की जाती है एट वेरियस जॉब पोजीशंस. और जिस जॉब पे उसको प्लेस किया जाता है, उस जॉब के बारे में उसको ओरिएंटेशन दी जाती है. मतलब उसके बारे में नॉलेज दी जाती है कि ये क्या जॉब है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और क्या क्या इसमें आपको आउटकम्स चेकआउट करनी है. सिर्फ उस जॉब के बारे में ओरिएंटेशन ही नहीं होती है, रेदर आपको जिन एम्प्लॉयज, जिन कलीग्स, जिन सुपीरियर्स, जिन जूनियर्स के साथ काम करना है, उनके बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. एंड दैट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज is or introduction of employee with the job which he has to do is known as placement and orientation. Okay. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Then next is your training and development. Okay. ये आपका अगला एस्पेक्ट है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है कि आपको एम्प्लॉयज को आपने प्लेस कर दिया, ओरिएंटेशन करा दिया है, बट आपको उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, उनके स्किल्स को शार्प करना है एंड यूज देम एज पर योर रिक्वायरमेंट. और जब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हो तो उससे क्या है, कॉम्पिटेंस इंक्रीज करती है एम्प्लॉयज की, चाहे वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हों, चाहे वो हायर लेवल के एम्प्लॉयज हों. ओके. उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, उनकी मोटिवेशन लेवल हाई होता है. ओके. और उनके करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होनी शुरू होती है. तो यहाँ पे हम दो तरह की ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे इन हाउस ट्रेनिंग करवाएं, चाहे हम कहीं और भेजकर ट्रेनिंग करवाएं लोगों की. बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहें, स्टे इन रहें, कंट्रीब्यूट करें, हैप्पीली कंट्रीब्यूट करें, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ इंप्रूव हो, सो करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. रिफ्रेशर कोर्सेज आपको ऑर्गेनाइज करने चाहिए within the organization, outside the organization, so that people feel that okay, we are being taken care of, we are being our skills are being improved and we are being made better employees. Okay. तो ये जो aspects हैं ये बहुत important है किसी organization की growth and survival के लिए. तो ये कुछ steps हैं जो स्टाफिंग प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं कि मैन पावर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको एस्टिमेट करना, फिर उसके बाद लोगों को इनवाइट करना टू अप्लाई फॉर द वेरियस वैकेंसीज व्हिच आर लाइंग वेकेंट. तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है रिक्रूटमेंट. देन कटिंग शॉर्ट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर रिक्वायर्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्हें कितने एम्प्लॉयज, किस स्किल के, किस एक्सपीरियंस के, किस तरह के एम्प्लॉयज रखने, वो रखने का काम कहाँ है, सिलेक्शन का है. आपने सिलेक्शन कर ली तो उसके बाद आप एम्प्लॉयज को
उनकी रिक्वायर्ड जॉब पे प्लेस करोगे और उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराओगे, और जो आपका स्टाफ है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराओगे, और वेरियस रूल रेगुलेशंस के बारे में इंट्रोड्यूस कराओगे। ये है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज दैट यू नीड टू ट्रेन एंड डेवलप देम so that they keep on improving the efficiency and effectiveness of the organization. Is it clear? बोलो जी, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, सॉरी, आपका लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि कल की वीडियो प्रॉपर नहीं बनी थी, वो आई नहीं है आपके पास, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो बैक। ओके, सॉरी फॉर दैट। थैंक्स।